दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने YouTube चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास का छठा पार्ट इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे? तो ये स्टार मार्क्स है। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। श्री योगेंद्र शुक्ल जयप्रकाश नारायण के साथ ही 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भागे, किंतु मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिए गए तथा बक्सर जेल में लाए गए थे। अब अगला प्रश्न है, 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया वे थे, अर्थात उनके नाम क्या थे? तो सही उत्तर है डी, शिव कुमार और रामानंद। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 9 अगस्त 1942 को गांधी सहित सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। शिव कुमार और रामानंद को हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया था। अब अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में हुए दंगे हुए थे। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई थी। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन था, अर्थात कौन सा जिला इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ? तो सही उत्तर है सी, पटना। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी सहित सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस ने दमना चक्र चलाया था। पुलिस के इस दमन से क्रुद्ध होकर जनता ने कई स्थानों पर हिंसक कार्यवाही की थी। उसने पुलिस थानों, रेलवे स्टेशनों तथा डाकघरों पर हमले किए थे। रेल लाइनें उखाड़ दी गई, जिससे रेल सेवा पूरी तरह ठप हो गई थी। इस संबंध में मद्रास और बंगाल सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। बिहार में भी इस कई स्थानों पर हिंसक घटनाएं हुई, जिसमें पटना अधिक प्रभावित रहा था। अब अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो सही उत्तर है ए, भारत छोड़ो आंदोलन में। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मिली थी। वस्तुतः आंदोलन की शुरुआत के दिन ही सभी प्रमुख कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। जो कांग्रेसी नेता गिरफ्तार न हो सके थे, उन्होंने गुप्त रूप से असंगठित जनता को निर्देश किए, जिसमें जयप्रकाश नारायण, नाम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आशरफ अली के नाम प्रमुख हैं। अब आगे है, 2 कथन और कारण दिए गए हैं। इसे देखकर आपको अपना उत्तर बतलाना है कि कौन सा सही है। कथन ए में बतलाया गया है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा था। कारण आर है, इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। तो उपयुक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सही है? तो सही उत्तर है ए, सत्य है परंतु आर असत्य है। कथन ए सत्य है किंतु कारण आर असत्य है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। वर्ष 1940 से लेकर विदेशी सत्ता के 1947 में समाप्त होने तक के किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में संघ की कोई भूमिका नहीं रही थी। अब अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो सही उत्तर है सी,
1942 में। मार्च 1942 में रास बिहारी बोस ने टोक्यो में एक सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें भारतीय राष्ट्रीय सेना या आज़ाद हिंद फौज के गठन का निर्णय लिया गया। आज़ाद हिंद फौज में प्रमुख रूप से वे भारतीय सैनिक थे जिन्होंने सिंगापुर के पतन के पश्चात जापानी सेनाओं के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से 1945 से 46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे। तो सही उत्तर है बी, भोला भाई देसाई। वर्ष 1945 में लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे की पैरवी कैलाश नाथ काटजू, सर तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई आदि कर रहे थे। वकीलों के इस समूह की अध्यक्षता भोला भाई देसाई ने की थी। अब अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई। तो सही उत्तर है सी, 21 अक्टूबर 1943 को। 7 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार का गठन कर आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की थी। अब अगला प्रश्न है, 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में कहाँ आई? तो सिंगापुर में। जून 1942 में रास बिहारी बोस ने बैंकॉक में भारतीय स्वतंत्रता लीग की एक सम्मेलन बुलाया। बैंकॉक सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस को जापान आने का निमंत्रण भेजा गया। वे जून 1943 में टोक्यो पहुँचे। 31 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार गठित की। अतः वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज सिंगापुर में अस्तित्व में आई थी। अगला प्रश्न है, INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? तो सही उत्तर है बी, डॉक्टर मोहन सिंह। आज़ाद हिंद फौज का ख्याल सबसे पहले मोहन सिंह के मन में आया था। वे ब्रिटेन की भारतीय सेना में अफसर थे। जब ब्रिटिश सेना पीछे हट रही थी तो मोहन सिंह जापानियों के साथ हो गए थे। जापानियों ने जब भारतीय युद्ध बंदियों को मोहन सिंह को सुपुर्द कर दिया तो वे उनमें से लोगों को आज़ाद हिंद फौज में भर्ती करने लगे थे। अब अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सही उत्तर है ए, सुभाष चंद्र बोस ने। कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने मार्च 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अब अगला प्रश्न है, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो सही उत्तर है डी, इनमें से कोई नहीं। सच्चिदानंद सिन्हा उपरोक्त किसी आंदोलन से संबंध नहीं थे। इन्हें संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अब अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो सही उत्तर है सी, शीलभद्र याजी। शीलभद्र याजी बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो महात्मा गांधी एवं सुभाष चंद्र बोस से जुड़े थे। याजी अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे। अब अगला प्रश्न है, तो इस प्रश्न में आपको मिलान करना है।
आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज कर आराम से इसका मिलान कर सकते हैं। आइए चलते हैं इसके सही कोट को जानते हैं। तो सही कोट है सी। बारदोली गुजरात राज्य में स्थित है। चौरी चौरा वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहीं पर असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को हिंसक भीड़ ने एक थाना जला दिया था, जिसमें 23 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। यरवदा जेल महाराष्ट्र में स्थित है। नोआखली पश्चिम बंगाल में स्थित है, जहां स्वतंत्रता के समय भीषण दंगे हुए थे। अब अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत में आया कब आया? तो सही उत्तर है ई। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली अर्थात भारत आया था। इसके अध्यक्ष लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे तथा अन्य 2 सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा एवी अलेक्जेंडर थे। अब अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो सही उत्तर है डी सर पी लॉरेंस के द्वारा। ब्रिटेन में 26 जुलाई 1945 को इटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण की। नौसेना विद्रोह के एक दिन बाद 1 फरवरी 1946 को भारत सचिव लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए एक शिष्टमंडल भेजने का निर्णय लिया था। कैबिनेट मिशन नामक यह शिष्टमंडल 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। इसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे तथा अन्य 2 सदस्यों में स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा एवी अलेक्जेंडर थे। अब अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो सही उत्तर है बी वेवेल। नेक्स्ट प्रश्न है, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की? तो सही उत्तर है ए अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद वर्ष 1940 में वर्ष 1946 तक कांग्रेस अध्यक्ष रहे थे। उन्होंने क्रिप्स मिशन तथा लॉर्ड वेवेल दोनों में वार्ताएं की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? तो सही उत्तर डी जेबी कृपलानी। वर्ष 1947 में अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारत विभाजन के समय जेबी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये 23 नवंबर 1946 के मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बने और नवंबर 1947 तक अध्यक्ष रहे थे। इनके इस्तीफा देने के उपरांत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए थे। अब अगला प्रश्न है, सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो सही उत्तर है बी राजेंद्र प्रसाद ने। नवंबर 1947 में जेबी कृपलानी के इस्तीफे के बाद दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फौशीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए। वे थे कौन? तो सही उत्तर है डी जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के नाजीवाद, फौशीवाद तथा साम्राज्य विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी
कार्यकारिणी समिति की बैठक में बहुमत प्राप्त किए थे। अब अगला प्रश्न है, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को संबद्ध स्वीकार किया गया था। कब किया गया था? तो 1853 में। 1853 के चार्टर्ड एक्ट में यह व्यवस्था की गई थी कि नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन सरकार निश्चित करेगी, परंतु धन कंपनी देगी। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। उसमें 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने थे। नियुक्तियां अब प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा की जानी थी, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो सही उत्तर है बी, 1786 का एक्ट। कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां लेना चाहता था। 1786 के एक्ट के अनुसार इसे स्वीकार कर लिया गया तथा विशेष अवस्था में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार भी गवर्नर जनरल को दे दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की। तो सही उत्तर है बी, प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता लागू की थी। फलतः आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों में भेद समाप्त हो गया। कुछ आरक्षणों सहित प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार स्थापित हो गई। अब अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर लें। अगर आपको और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लें। अब आइए चलते हैं इसके कोड को देखते हैं। तो इसका सही कोड है सी। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद द्वारा लिखित भारत की स्वाधीनता संग्राम का इतिहास है। आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की। इसका कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। प्रिंसेप्ट्स ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय की कृति है। अवर इंडियन मुसलमान्स W. हंटर की रचना है एवं के दत्ता ने हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार की रचना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो सही उत्तर है डी, तारकनाथ दास ने। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया था। इसके माध्यम से सामाजिक सुधारों की आवाज़ उठाई गई और वर्ष 1990 में भारतीय सेना से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का आह्वान किया गया था। अब अगला प्रश्न है, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? तो सही उत्तर है डी, वैलेंटाइन सिरोल। इंडियन अनरेस्ट का लेखक वैलेंटाइन सिरोल था। इसने ही बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। फलतः तिलक ने इस पर मानहानि का मुकदमा दायर किया था। अब अगला प्रश्न है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं? तो सही उत्तर है डी, बंकिम चंद्र चटर्जी। दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। 1865 ईस्वी में लिखित यह उनका पहला उपन्यास है। इसके अतिरिक्त उन्होंने आनंद मठ, राजसिंह, विप्र वृक्ष जैसे उपन्यास लिखकर बंगाल साहित्य को नई दिशा दी थी। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो इंडियन नेशन का प्रकाशन पटना से होता था।
वर्ष 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने दी इंडियन नेशन का प्रकाशन शुरू किया था। अगला है झंडा गीत किसने लिखा है? तो श्यामलाल पार्षद ने। झंडा गीत की रचना का श्रेय श्यामलाल गुप्त पार्षद को प्राप्त है। अब अगला प्रश्न है 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी तो 6 वर्ष की। 24 जून 1908 को तिलक को सरकार के खिलाफ भड़काने वाले लेख लिखने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दायर किया गया। जूरी के 2 भारतीय सदस्यों की सहमति के बावजूद तिलक को अपराधी ठहराया गया और 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। अब अगला प्रश्न है प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किए थे तो सही उत्तर है बी सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी 1948 से 50 में स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इस पद पर 26 जनवरी 1950 तक रहे। वर्ष 1952 से 1954 तक मद्रास के मुख्यमंत्री रहे थे। वर्ष 1959 में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेसी नेताओं से मतभेद के कारण कांग्रेस छोड़कर स्वतंत्र पार्टी का गठन किया था। अब अगला प्रश्न है कौन सी प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे तो सही उत्तर है ए रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता नगर में 7 मई 1861 को श्री देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी के 14वें बालक के रूप में हुआ था। वर्ष 1901 में उन्होंने शांति निकेतन में एक विद्यालय प्रारंभ किया था जो वर्ष 1918 में विश्व भारती नाम से विश्वविख्यात विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। वर्ष 1913 में उनके गीतों की पुस्तिका गीतांजलि को साहित्य के नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। वे गुरुदेव के नाम से भी जाने जाते थे। अगला प्रश्न है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था तो सही उत्तर है ए लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अब अगला प्रश्न है किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश की अधिकार के मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवाली में भयंकर दंगे हुए थे तो सही उत्तर है मारवा के द्वारा। 6 जून 1899 को तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए। इसमें नडार समुदाय के लोग लंबे समय से मंदिर में पूजा के अधिकार की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर नडार और मारवा समुदाय के मध्य संघर्ष में यह दंगा हुआ था। अगला प्रश्न है भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया तो सही उत्तर है ए अरुणा आशफ अली ने। अरुणा आशफ अली एक राष्ट्रवादी मुसलमान और स्वतंत्रता सेनानी थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में ये स्वयं और सुचेता कृपलानी भूमिगत आंदोलन की 2 प्रमुख महिला संगठनकर्ता थी। अरुणा आशफ अली ने भारतीय राजनीति में 1947 के बाद 1948 में सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ गई। 1950 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ी और मॉस्को अर्थात रूस की यात्रा की। 1954 में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया वुमेन्स के गठन के सहयोगी रही थी। 1958 में दिल्ली की मेयर बनी, फिर पेट्रियाट समाचार पत्र की स्थापना की। इस तरह उन्होंने 1947 के बाद भारतीय राजनीति में सर्वाधिक योगदान दिया था। अब अगला प्रश्न है
हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने की? तो सही उत्तर है डी, सरदार पटेल ने। अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की पंडित मदन मोहन मालवीय ने। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से थे और 1923 के अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता किया था। बनारस के इसी अधिवेशन में शुद्धि जैसे आंदोलन का स्वागत किया गया। इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में हिंदुस्तान, दी इंडियन यूनियन, अभ्युदय तथा दी लीडर का प्रकाशन आरंभ किया। अब अगला प्रश्न है, फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था? तो सही उत्तर है सी, अब्दुल गफ्फार खां। ब्रिटिश भारत के भूतपूर्व उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के पेशावर जिले में एक गांव में जन्मे अब्दुल गफ्फार खां बादशाह खां, फ़ख्र ए अफ़गान आदि नामों से जाने जाते हैं। इन्हें 1987 में भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो सही उत्तर है बी, बिहार के। राजेंद्र प्रसाद बिहार के कांग्रेसी नेता थे। ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान लागू होने के बाद ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। अब अगला प्रश्न है, रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो सही उत्तर है अमहरा गांव से। रामचंद्र शर्मा अमहरा पटना के निवासी थे। बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रमुख नेता थे। अब अगला प्रश्न है, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? तो सही उत्तर है ए, बांकीपुर जेल में। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण के सहयोगी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इस दौरान इन्हें गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में भेजा गया था। अगला प्रश्न है, विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो सही उत्तर है बी, पंचशील। इसका सही उत्तर है ए, गुट निरपेक्षता अर्थात नॉन अलाइनमेंट। नेहरू तथा भारत की नीति मुख्य रूप से यही रही है कि शांति, निशस्त्रीकरण तथा जातीय समानता का पक्ष लिया जाए तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दिया जाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय झगड़े शांतिपूर्वक सुलझाए जा सके। ध्यातव्य है कि 20 दिसंबर 1961 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर तथा यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो के सहयोग से विश्व की तीसरी शक्ति के रूप में यूगोस्लाविया की राजधानी में गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन किया गया। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन सितंबर 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। अब अगला प्रश्न है, राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? तो सरदार पटेल की अध्यक्षता में। माउंटबेटन ने घोषणा किया कि विभाजनोपरांत अस्तित्व में आए दो देश भारत और पाकिस्तान में पड़ने वाले देशी रियासतों के प्रश्नों का निपटारा पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के स्थान पर स्टेट डिपार्टमेंट करेगी। नेहरू ने रियासतों के एकीकरण के लिए स्टेट डिपार्टमेंट का कार्यभार सरदार पटेल को सौंपा था। सरदार पटेल ने 5 जुलाई 1947 को कार्यभार संभाला और वीपी मेनन ने उनके सचिव के रूप में जिम्मेदारी संभाली थी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्ष
वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। तो सही उत्तर है डी कुर्मी। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में भूमिहार, राजपूत तथा कायस्थ वर्चस्वशाली जाति थी, जबकि कुर्मी जाति वर्चस्वशाली नहीं थी। अगला प्रश्न है, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो सही उत्तर है ए अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद देवबंद आंदोलन से संबंधित थे। उन्होंने अल नदवाह का प्रकाशन किया। वे वर्ष 1940 से 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इंडिया विंस फ्रीडम उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। अब अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी वर्ष 1948 से 50 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इस पद पर वे 26 जनवरी 1950 तक रहे। वर्ष 1952 से 1954 तक वे मद्रास के मुख्यमंत्री रहे थे। वर्ष 1959 में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेसी नेताओं से मतभेद के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़कर स्वतंत्र पार्टी का गठन किया था। अब अगला प्रश्न है, किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। तो सही उत्तर है 1773 ईस्वी को। कब किया गया था। तो 1773 ईस्वी को। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करने के लिए 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया था। इसके तहत मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर वारेन हेस्टिंग को बनाया गया था। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो 1773 में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था। तो सही उत्तर है डी प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश सरकार के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर्ड एक्ट 1833 तथा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पारित किया गया था, जबकि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। अब अगला प्रश्न है, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किया गया था। तो इसका सही उत्तर है ए, अर्थात 1835 में, 1867 में, 1878 में और 1908 में। विधानों की दमनकारी नीतियों को उजागर करने के कारण सर्वप्रथम 1835 ईस्वी में प्रेस एक्ट का ऐलान किया गया। प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम 1867 पारित किया गया था। गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया, जिसके तहत बिना सरकार की इजाज़त के कोई पत्र नहीं निकाला जा सकता जिसमें अंग्रेजी सरकार की आलोचना हो। इसके अतिरिक्त प्रेस पर नियंत्रण का एक्ट लॉर्ड मिंटो ने वर्ष 1908 में पारित किया गया, जिसके तहत ऐसी किसी भी प्रकाशन को जब्त करने का अधिकार सरकार को होगा जिसमें सरकार के खिलाफ जन भावना को भड़काने का आरोप हो। अब अगला प्रश्न है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष कौन है। तो सही उत्तर है 1925 और 1925, अर्थात दोनों की स्थापना 1925 में ही हुई थी।
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना वर्ष 1925 में क्रमशः कानपुर और नागपुर में हुई थी। और आज का अर्थात इस विषय का आखिरी प्रश्न है, कैथरीन मेयो एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? तो इसका सही उत्तर है ए, उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी थी। कैथरीन मेयो एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी ने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी। मदर इंडिया की लेखिका कैथरीन मेयो थी और विलियम डिग्बी ने द अवेकनिंग ऑफ इंडिया लिखी थी। चार्ल्स एंड्रूज का जन्म 1871 में इंग्लैंड में हुआ था। वे महात्मा गांधी के मित्र थे। वह वर्ष 1904 में भारत पहुंचे और सेंट स्टीफन कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को अपनी किताबों एवं पत्रकारिता के जरिए प्रोत्साहन दिया। एल्डस हक्सले ने 20वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत की यात्रा की और अपने यात्रा वृत्तांत में तत्कालीन भारत की परिस्थितियों को लिखा था। तो यह था आधुनिक भारत का आखिरी प्रश्न। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।